आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है लॉरेंस फैक्टर एंड एप्लीकेशंस ऑफ टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन हम पढ़ चुके हैं, उसकी एप्लीकेशन आज देखेंगे और उसी टाइम डायलेशन के टर्म्स में एक एक फैक्टर आता है जिसको लॉरेंस फैक्टर हम कहेंगे। आज उसके बारे में भी बात करेंगे। टाइम डायलेशन पढ़ते हुए हमने एक फार्मूला टाइम डायलेशन के लिए निकाला था जो कि टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर था। इसको ज़रा रिवाइज करते हैं कि ये आया कैसे था और टाइम डायलेशन कहते कैसे हैं। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन, जिसके अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कुछ नताइज में जो टाइम डायलेशन है वो एक थी, जिसमें होता क्या है कि अगर एक बॉडी, दो अगर बॉडीज हों और उनके दरमियान रिलेटिव मोशन हो और उनमें से अगर एक स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव करे, नियर टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करे, तो उन दोनों के लिए जो टाइम है वो मुख्तलिफ होता है। और उसमें हमने डिटेल देखी थी कि अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा ज़मीन पर है और वो टाइम नोट कर रहा है किसी भी इवेंट का जो कि स्पेसशिप में हो रही है और वो स्पेसशिप नियर टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है, तो वो उस स्पेसशिप के अंदर जो टाइम है वो और जो अर्थ पे बंदा टाइम मैयर करे वो मुख्तलिफ हैं। अर्थ का जो टाइम मैयर करेगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू स्पेसशिप में जो बंदा है उसी के अंदर जो इवेंट हो रहा है वो मैयर करेगा। और इसके लिए एंड में हमने फार्मूला डिराइव कर दिया था टी इक्वल टू टी नॉट ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का। इसी फार्मूले को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं, टी नॉट को अलग करके जो बाकी नीचे वाली डिवीजन है वन ओवर ये करके लिख सकता हूँ ये। और इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बेसिकली बंधी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फैक्टर, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास लॉरेंस फैक्टर है। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ टाइम डायलेशन जो हमने बात की, रिवाइज किया, उसकी कुछ एप्लीकेशन है जो हमने देखनी है, जो कि हम इसको डिटेल से पढ़ने के बाद देखेंगे। अभी जो लोरेंस फैक्टर है इसको बेसिकली डिनोट किया जाता है गैमा से, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ, जिसको ऐसे लिखा जाता है गैमा है ये आपके पास। और ये जो गैमा है जिसको चले लिख भी लेते हैं, ये आपके पास क्या है, गैमा। अब ये जो गैमा है जो कि बेसिकली लॉरेंस फैक्टर है, अगर हम इसको स्टडी करें, इसको एनालाइज करें, तो अगर इसको देखें कि ये v है, ये वो स्पीड है जिससे दो बॉडीज में से जो एक बॉडी है वो नियर टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करी है, ये वो है। अब ये जो भी स्पीड है ये कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं मूव कर सकती। वो स्पीड जो है, ये जो v है, ये छोटी है, छोटी इसकी वैल्यू है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड c क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको मैंने यहाँ पे लेबल भी कर लिया। अब जो v है ये उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी जो कि हमने इधर पढ़ी थी कि ये स्पेस शिप जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है ये उसकी स्पीड है। अब ये जो कि कम होती है, इक्वल नहीं होती स्पीड ऑफ लाइट के, उससे ज़्यादा नहीं होती बल्कि थोड़ी सी कम होती है, होती कम ही है लेकिन थोड़ी सी। अब अगर ये चीज़ छोटी है तो इसका स्क्वायर भी ज़ाहिर है वो भी छोटा होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर इसका टू है, टू की वैल्यू है तो टू का स्क्वायर होता है फोर, और इस तरह अगर मैं थ्री वैल्यू लेता हूँ तो थ्री का स्क्वायर होता है नाइन। तो जैसे ये थ्री बड़ा है टू से, वैसे ही उसी का स्क्वायर जो नाइन है वो भी बड़ा है फोर से। इट मीन्स कि जो ऊपर वाली टर्म है ये बड़ी है, नीचे सॉरी छोटी है, नीचे वाली टर्म क्या है, बड़ी है। यानी अगर फर्ज करें मैं एक नंबर लिखूं जिसमें अगर मैं लिखूं ऊपर टू और नीचे लिखूं थ्री, अब ऊपर टू जो है वो छोटा है, थ्री बड़ा है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो लेस देन वन होगा, जो कि कैलकुलेटर से कर भी लेते हैं। टू डिवाइडेड बाई थ्री आंसर आता है 0.66, जो कि वन से छोटा है। अब इसका ये जो भी इसका आंसर होगा, यानी आप कह लें कि जो भी ये फैक्टर का जो भी आंसर होगा वो जब वन से माइनस होगा तो वन माइनस कोई भी वैल्यू जो कि 0.6 फिलहाल मैं ले लेता हूँ, जो कि अभी कैलकुलेटर भी की, जो भी आंसर आएगा इसका, वो आंसर फर्ज करें 0.4 है, ऑब्वियस कैलकुलेशन है ये, तो वो जो है आपके पास लेस देन वन होगी वह आंसर। मतलब अब मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि जो भी इधर फैक्टर आएगा वो होगा वन से छोटा, और ज़ाहिर है अंडर रूट लूंगा तो वो और ज़ाहिर है छोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वन ऊपर है, नीचे कोई वैल्यू है जो कि वन से छोटी है, मतलब अगर मैं इन सब चीज़ों को मिटाऊं अब और मैं ये बात करूं कि ऊपर अगर वन है, नीचे कोई भी चीज़ है जो कि वन से छोटी है, जो कि सर फर्ज करें 0.5 है, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं, वन डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आंसर आता है टू। यानी कि जो भी इसका आंसर आया वो वन से बड़ा है। इस पूरे एक्सप्रेशन का जो भी आंसर है वो वन से क्या है, बड़ा है, टू आया है। चलें एक और भी कर लेते हैं। अगर मैं वन से डिवाइड करूं 0.6 को, 0.6 वन से छोटा है, तो डिवाइड करने के बाद आंसर 1.6 है और 1.6 वन से बड़ा है। एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, चलें हम ले ही लेते हैं कि वन डिवाइडेड बाई
0.3 करूंगा तो आंसर आता है 3.33। तो 0.3 छोटा है 1 से, लेकिन 1 से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन है, इसका जो भी आंसर है वो होगा किसका, 1 से बड़ा बड़ा। और ये एक्सप्रेशन है क्या, ये, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ये गैमा, और गैमा क्या है, लॉरेंस फैक्टर। इट मींस कि आपके पास जो लॉरेंस फैक्टर गैमा है वो ग्रेटर होगा 1 से। अब ये जो चीज़ है, ये अगर हम इस तरह इस फॉर्मूले को अगर मैं गैमा की फॉर्म में लिखूं तो t इज इक्वल्स टू ये 1/दिस जो है, ये क्या, ये पूरी चीज़ गैमा है, तो t नॉट मल्टीप्लाई बाय गैमा आ जाएगा आपके पास। और गैमा जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, जो कि हमने यहाँ पे अभी देखा एनालाइज करने के बाद, तो जब भी कोई ऐसा नंबर जो कि किसी भी नंबर के साथ कोई ग्रेटर देन 1 वैल्यू मल्टीप्लाई हो, तो वो आंसर जो है वो उससे ज़्यादा ही मिलता है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर 2 एक नंबर है और इसके साथ मैं ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई कर दूं, फ़र्ज़ करें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, अब ये 3 जो है ये 1 से ज़्यादा है, तो जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6, और ये 6 जो है ये इस 2 से ज़्यादा है। इस सिमिलरली अगर टी नॉट के साथ मैंने एक नंबर जो कि 1 से ग्रेटर मल्टीप्लाई किया, तो जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 ही, सॉरी ग्रेटर देन टी नॉट ही इस वैल्यू से ज़्यादा ही होगा। जिससे हमें एक और चीज़ जो कि पहले पता भी थी लेकिन हमने गैमा की फॉर्म में देखी, वो ये कि टी जो है वो टी नॉट से क्या होगा, फिर बड़ा होगा। तो ये लॉरेंस फैक्टर को हमने डिटेल से देखा और इसके लिहाज से हमने टाइम डायलेशन को देखा कि वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ टाइम डायलेशन के ऊपर। पहली जो एप्लीकेशन है उसमें हम एक फ़र्ज़ करते हैं, हम फ़र्ज़ नहीं करते बल्कि जो हमारी दुनिया है, हमारी अर्थ है, हमारी जो ज़मीन अर्थ है, उसके एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि ये इसका एटमॉस्फेयर होता है। तो उसके एटमॉस्फेयर के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम म्योन है वो पाया गया। अब म्योन को जब स्टडी किया गया तो बेसिकली ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह ही था, लेकिन इसका जो मैस है, यानी अगर मैं मैस ऑफ मियोन की बात करूं कैपिटल एम, तो वो जो है वो ग्रेटर था, ज़्यादा था किससे, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बाकी कोई फ़र्क नहीं था। अब ये जो मियोन है जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसकी जो एवरेज लाइफ टाइम है वो 2.2 माइक्रो सेकेंड है। यानी ये 2.2 माइक्रो सेकेंड के बाद ख़त्म हो जाता है, डिके हो जाता है। अब यानी 2.2 माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या है कि 10 माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो अब -6 का मतलब पॉइंट को मैं 6 डिजिट पीछे लेके जाऊंगा, यानी ये कितना हो जाएगा, अगर 2 और 2 लिखा है तो 1, और फिर ज़ाहिर है 2, फिर 3, फिर 4, 5 और ये 6, यानी पॉइंट इधर कहीं आएगा। यानी इतने सेकंड जो है उसका लाइफ टाइम है, इसके बाद डिके हो जाएगा। ये बहुत छोटा टाइम है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये यहाँ पर ज़मीन के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर पाया कैसे गया। अब होता ही है कि ये जो आम स्टार्स होते हैं वहाँ से कॉस्मिक रेडिएशन आती हैं, वहाँ से जो स्टार से दूर दूर दराज से रेडिएशंस आती हैं उनको जनरली कॉस्मिक रेडिएशन कहा जाता है। अब वो बेसिकली जब रिएक्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर से तब ये बनता है, और ये इतनी स्पीड के साथ आता है, इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ आप कह रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर होता है कि इसकी जो स्पीड है वो नियर टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, और जिसकी वजह से इसका जो टाइम है वो हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है। यानी टाइम के अंदर डायलेशन आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो माइक्रो सेकेंड इसकी अगर लाइफ टाइम है वो हमारे लिए तो नहीं होती, वो तो इसकी असल में है। चूंकि रिलेटिव इफेक्ट आता है, रिलेटिविटी इसका जवाब देती है कि हाफ लाइफ तो इसकी या लाइफ टाइम तो इतनी है, लेकिन हमें कैसे नज़र आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे लिए इसका टाइम बढ़ गया, टाइम डायलेट हो गया है। अगली एप्लीकेशन पे अगर हम आए तो ये बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम कंसिडर करेंगे कि दो भाई हैं, एक ये और इसका बिल्कुल जुड़वा भाई, यानी दोनों जो हैं ट्विन हैं। इसकी अगर एज ज़ाहिर है 25 है तो इसकी भी 25 एज होगी। तो ये आपके पास क्या है, ट्विन हैं दोनों। इसको हम अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए ए और ये बी है। अब दोनों जो भाई हैं उसमें से जो एक है वो क्या करता है कि रॉकेट पे बैठ के, चूंकि वो साइंसदान होता है तो वो रॉकेट पे बैठ के स्पेस में जाता है। और ये जाहिर है जो रॉकेट है आपका, या ये वाला रॉकेट, इसकी जो स्पीड होती है वी, जिसको स्पीड ऑफ रॉकेट मैं कहूँगा यहाँ पे, तो वो बेसिकली तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के नियर होती है, नियर टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो जो ये भाई है जो कि स्पेस शिप में, सॉरी रॉकेट के अंदर चला गया है, जब ये होकर वापस आता है तो ये देखते हैं कि इसका भाई जो है वो बूढ़ा हो गया है। ये बड़ा हैरान होता है पहले तो, लेकिन चूंकि साइंसदान होता है इसको पता होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ है,
क्यों? क्योंकि जब ये रॉकेट में जाता है तो जो बंदा जो भी चीज़ जिसके जो भी मतलब एक रेफरेंस फ्रेम जो कि तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, जैसे कि ये रॉकेट के अंदर ये बंदा मूव कर रहा था, तो इस पे जो चलने वाला बंदा है उसके लिए जो टाइम है वो किसी भी इवेंट का जो है वो कम होता है, टाइम जो है वो क्या होता है वो कम होता है। जबकि जो अर्थ पे बैठा हुआ बंदा जो कि बेसिकली इसका भाई है जो कि ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ था, वो क्या था, वो रेस्ट पर था, तो उसके लिए जो टाइम है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस, जिसको हमने बेसिकली टाइम डायलेशन के अंदर पढ़ा भी था। इसको एक एनिमेशन से भी देखते हैं। ये एनिमेशन में जावा लैब डॉट ओ आर जी के नाम से चैनल है, वहाँ से, चैनल तो नहीं बल्कि वेबसाइट है, वहाँ से उठाई है। इसके में अगर आप देखें तो ये समझिए वो ये रॉकेट है, जबकि वो दूसरा भाई है जो कि उसके अंदर ज़मीन के ऊपर बैठा है। अब अगर ये जो रॉकेट है ये 0.82 टाइम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो अगर हम देखें इसको कि क्या होता है, तो ये जब मूव करता है तो इसमें अगर आप टाइम को आपने गौर से देखना है, टाइम को अगर आप देखें तो इसकी जो घड़ी है वो आहिस्ता चल रही है, इसकी तेज़ चल रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे रोकूं और इसको यहाँ पर लेकर आऊं और आपको मैं दिखाऊं इसके अंदर भला क्या, कि अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पे बंदा बैठा है इसके लिए जो टाइम गुजरा है वो तकरीबन अगर आप देखें तो ये 30 सेकंड, या आप इसको चले 30 मिनट कह लेते हैं क्योंकि मिनट को देखने मिनट की सुई है। जबकि इस बंदे के लिए अगर आप देखें जो कि ज़मीन के ऊपर बैठा है, इसके लिए 30 मिनट से ज़्यादा तकरीबन 50-55 मिनट हुए हैं, गुजरे हैं। और ये ज़ाहिर हमें पता है किस वजह से टाइम डायलेट हुआ है इसके लिए। इसी तरह अगर इसकी 25 साल थी वापस आया और इसकी हुई है फ़र्ज़ करें 30 साल, तो इसकी जो कि ए वाला है इसको अगर मैं देखूं तो वो अब हो गया है कि आपके पास 45 साल। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो टाइम है वो ज़्यादा है, जल्दी से गुजरा है, जबकि इसके लिए जो कि ये वाला था स्पेस में रॉकेट में जा रहा था, उसके लिए टाइम स्लो गुजर रहा था। यानी यहाँ पर क्या हुआ, टाइम डायलेशन हुई। और ऐसी टाइम डायलेशन जिसमें ये एग्जांपल है ट्विन ब्रदर्स की, आप कह लें ट्विन की, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्विन पैराडॉक्स। एक और एप्लीकेशन पे बात करेंगे जो कि पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये बेसिकली एक एक्सेलरेटर होते हैं जिसके अंदर हम जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, आप कह लें सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटॉमिक लेवल वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम एक्सेलरेट करवाते हैं, उनकी बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हम देखते हैं। ये हाई एनर्जी फिजिक्स वाले इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। चूंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट यानी बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं, इस वजह से इसके अंदर भी बेसिकली टाइम डायलेशन होती है इन पार्टिकल के मोशन के दौरान। और इसी टाइम डायलेशन का फ़ायदा उठाकर जो इसको स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली आसानी से उस पार्टिकल का बिहेवियर देखते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है या मोशन कैसी है। तो आज हमने बात की लॉरेंस फैक्टर एंड एप्लीकेशंस ऑफ टाइम डायलेशन के ऊपर।